नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोगों के। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का अंबेडकर अध्ययन केंद्र और लोक प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर जो हम हूबहू चर्चा कर रहे हैं। अब तक संविधान सभा के 6 सत्रों पर हम हूबहू चर्चा कर चुके हैं। आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से 7 से 8 मिनट का विलंब हो गया। उसके लिए पहले दिन से ही मैं माफी मांगता हूं दोस्तों। और आप लोग जानते हैं, संविधान सभा का जो 7वां सत्र है वो 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, 8 जनवरी 1949 तक चलता रहा। मतलब 2 महीने से अधिक की अवधि तक संविधान सभा का ये 7वां सत्र रहा। आज 4 नवंबर है। संविधान सभा का जो 7वां सत्र है, जो 4 नवंबर को प्रारंभ हुआ, उसके ठीक 75 वर्ष बाद हम इस पर ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं। और मैंने बार बार इस मंच से कई बार ये कहा कि इसमें भागीदार होना, यानी संविधान निर्माताओं की मंशा, संविधान निर्माताओं की जो उद्देश्य है, उसको अगर आप बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो इसमें भागीदार होना बहुत जरूरी है। और इस मंच से मैंने पहले ये भी कहा है कि हम सब इस दिशा में जो ये यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं, वो एक तरह से अपने आप को संविधान वीर बनाने जैसी बात है। आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हो सकता है कि मैं आप लोगों के पूरे मैसेज ना देख पाऊं या फिर टाइम पर उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊं, लेकिन नियम अपने वही रहेंगे। और नियम क्या है, लगभग 1.5 से 2 घंटे की हमारी ये चर्चा रहेगी। और लगभग 1 घंटे के बाद आप लोगों को फीडबैक के लिए एक प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न का जवाब आपको देना है। ये जो 7वां संविधान सभा का जो 7वां अधिवेशन है, इसका जो टाइम पीरियड है 2 महीने से अधिक का है, लेकिन इसकी जो एक्टिवली जो बैठक है वो 36 डेज यानी 36 दिन तक इसकी बैठक चलेगी। और ये जो 36 दिन की जो बैठक है, उसका नियम हमने बनाया है कि कम से कम 2/3 यानी 2/3 यानी 24 बैठकों में अगर आपने एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हुए फीडबैक का जवाब दिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा हमारा रूल है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसको मैंने वापस रिवाइज कर लिया है एक तरह से। तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मुझे याद आ रहा है कि संविधान सभा का जो 6ठा सत्र जो था वो 27 जनवरी 1948 को हुआ। और वो संविधान सभा का जो सत्र है वो केवल 1 दिन के लिए हुआ। और हमने उस दिन यानी ठीक 75 वर्ष बाद 27 जनवरी 2023 को हमने संविधान सभा के उस सत्र पर हमने हूबहू चर्चा की थी। तो बहुत सारे चेहरे मुझे अब दिखाई देने लग गए हैं। भागीरथ जी, बारूपाल जी ने क्या लिखा है, संविधान प्रेमी हरमन राम जी बच्चे के साथ। बिल्कुल, पिछली बार भी आप, संगीता जो हमारी बहन है वो जुड़ी है, राजमोहन जी जुड़े हुए, अरविंद जी, सुरेंद्र सिंह जी, राजपुरी साहब, गणपत जी, राकेचा जी, क्या बात है, MS रीना जी। 1+ वाले अपने नाम तो लिख दीजिए ताकि हमारे अटेंडेंस के लिए ठीक रहेगा। रमेश कुमार जी, आपका स्वागत है। भागीरथ जी, चाय लेकर खड़े हैं ना आप। नरेश कुमार जी, नितेश मिश्रा जी, डॉक्टर उमराव, दुर्गा, पिछली बार भी आप जुड़े थे, अरविंद पटेल जी, UR माले जी, अरविंद कुमार जी, राजमारन जी, आप सबका स्वागत है, सभी मित्रों का स्वागत है। और संविधान सभा के 7वें अधिवेशन पर हम अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं साथियों कि इस तरह की 2 पुस्तकों पर हम चर्चा कर चुके हैं। संविधान सभा के जो 6 सत्र हुए वो 2 पहले की जो पुस्तक है उसमें समेटे हुए थे। आज से हम लोग 7वें सत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज की चर्चा में क्या क्या खास बात है, मोटी मोटी बातों पर मैं प्रकाश डाल देता हूं, क्योंकि पिछला जो सत्र है वो जनवरी में हुआ और अब नवंबर चल रहा है, यानी 10 महीने, लगभग 10 महीने की अवधि के बाद संविधान सभा का 7वां सत्र हो रहा है। 10 महीने में देश में बहुत कुछ हुआ होगा और इन 10 महीनों में क्या क्या हुआ उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम एक एक करके हूबहू चर्चा अपनी शुरू करने जा रहे हैं। किस तरह से चर्चा शुरू हो रही है जरा देखिएगा। भारतीय संविधान सभा, आप लोग जानते हैं कि वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा प्रकाशित है। वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। लोकसभा सचिवालय ने इसे प्रस्तुत किया है
और 4 नवंबर 1948 से लगाकर 30 नवंबर 1948, यानी ये जो पुस्तक है इसमें 4 नवंबर से लगाकर 30 नवंबर तक की स्टोरी है, जबकि संविधान सभा का जो 7वां सत्र है वो 8 जनवरी 1949 तक चलने वाला है। आप देखिएगा, माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी आपको दिखाई दे रहे हैं, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर बी.एन. राव का नाम लिखा हुआ है। और हर सत्र के प्रारंभ में आपको ये चीजें बताई जाती है। आप ऐसा देख सकते हैं, सचिव के रूप में आयंगर साहब दिखाई दे रहे हैं, संयुक्त सचिव के रूप में आपको फिर ए मुखर्जी साहब दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से संविधान सभा का 7वां सत्र प्रारंभ हो रहा है उस दिन। आज भले ही सैटरडे हो, आज 2023 में भले ही शनिवार हो, लेकिन उस दिन वहां बृहस्पतिवार था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय विधान परिषद। आप मुझे कहेंगे सर हम तो संविधान सभा की बहस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप शब्द विधान परिषद बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कई बार इस मंच से बताया कि संविधान सभा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसे विधान परिषद कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विधान परिषद एक टेक्निकल टर्म के रूप में इसको ध्यान रखना। विधान परिषद जहां जहां शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब मैं संविधान सभा पर ही चर्चा कर रहा हूं। सरकारी रिपोर्ट क्या क्या होने वाला है, कुछ सदस्यों के परिचय पत्र रखे जाएंगे आज। इसके अलावा कुछ सदस्य शपथ लेंगे। आप मुझे कहेंगे ये शपथ किस बात की है, ऐसा मस्तिष्क में आपके प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों याद कीजिएगा, संविधान सभा का 5वां सत्र 14 अगस्त 1947 को जब शुरू हुआ था, उस दिन से हमने ये तय किया था कि संविधान सभा के जो भी सदस्य हैं उन्हें शपथ लेनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 14 अगस्त से पहले वाले सत्र में किसी ने शपथ नहीं ली, लेकिन 14 अगस्त के बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने शपथ लेनी शुरू कर दी। जो पहले के सदस्य थे उन्होंने भी शपथ ली, और जो नए सदस्य थे उन्होंने भी शपथ लेना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों की शपथ होगी, कुछ लोग नए सदस्य के रूप में आएंगे आज से। और 10 महीने में 1948 का जो 10 महीना है, जनवरी से लगाकर नवंबर तक के जो 10 महीने हैं, उन 10 महीनों में हमारे देश के जो विख्यात लोग थे जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, उनका निधन भी हुआ, तो उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का लंबा उद्बोधन रहने वाला है। और जब हम इस सत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं तो मैं पहले से आपको बता देता हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब देश के पहले विधि मंत्री थे। और आपको यह बताया गया कि 5वां जो सत्र है संविधान सभा का, उसी 5वें सत्र में सत्यनारायण जी सिन्हा, जो कि संविधान सभा के एक मेंबर थे, उनके प्रस्ताव पर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, पांडुलेखन समिति का गठन किया गया, मसौदा समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर उसके एक मेंबर है। 30 अगस्त 1947 को जब इस प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई, इस पहली बैठक में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। कई बार मस्तिष्क में विचार आता है, सवाल आता है कि जनवरी 1948 में पहली बैठक हो रही है, छठा सत्र हो रहा है, और 7वां सत्र जो है वो सीधा नवंबर में हो रहा था। 8-10 महीने इतना टाइम में क्या किया? चूंकि आपको मालूम होना चाहिए, सर बी.एन. राव ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। वो जो प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति के पास समय चाहिए था, ये समय दिया गया। अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली जो प्रारूप समिति है, वह इस सत्र में भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को रखेगी। एक अनुच्छेद को रखा, फिर 2 को रखा, फिर 3 को रखा। उस पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्य संशोधन के प्रस्ताव रखेंगे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसका जवाब देंगे। अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था प्रतियोगी परीक्षाओं में कि संविधान सभा में सदस्यों ने जो भी निर्णय लिए, वो निर्णय किस तरह से लिए, क्या सर्वसम्मति से लिए, क्या बहुमत से लिए, या किसी भी प्रकार की वोटिंग करवाई कि नहीं करवाई। इन सारे प्रश्नों का जवाब आज मिल जाएगा। संविधान के संदर्भ में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को आज हम लोग दूर कर लेंगे। कैसे दूर करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे अनुच्छेद 1 को रखेंगे, तो 1 को रखेंगे तो फिर कई सारे संशोधन आएंगे। कभी एच.वी. कामत साहब लेके आएंगे, कभी करीमुद्दीन साहब लेके आएंगे, कभी प्रोफेसर के.टी. शाह लेके आएंगे। तो जो संशोधन लेके आएंगे उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी, कभी सर्वसम्मति हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि संविधान सभा में कुछ प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुए, कुछ में वोटिंग करवाएगी। ये सब बातें हमको मालूम होना चाहिए, और ये बातें आज से आपको स्पष्ट होने लग जाएगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का इस सत्र में बहुत बहुत लंबा
उद्बोधन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, संविधान सभा के एक बड़े एक्टिव मेंबर, संविधान सभा के 7 एक्टिव मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया। उनमें से हरि विष्णु कामत यानी एच.वी. कामत साहब भी एक है, और एच.वी. कामत साहब यहाँ पर आज की बैठक में, पहले दिन की बैठक में, 7वें अधिवेशन की पहले दिन की बैठक में कई सारे प्रश्न पूछेंगे। ये जो प्रश्न है हमारे मस्तिष्क की बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करेंगे। जैसे वो कहेंगे कि भाई संविधान सभा में अभी कितने मेंबर्स हैं, हैदराबाद का क्या हुआ, भोपाल का क्या हुआ, कश्मीर का क्या हुआ, ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। तो दिनेश कुमार जी तैयार हैं आप इसके लिए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, भारतीय विधान परिषद बार बृहस्पतिवार है, उस दिन क्या था, बृहस्पतिवार है, डेट 4 नवंबर 1948। भारतीय विधान परिषद की बैठक प्रातः 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, 11 बजे बैठक शुरू हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में स्टार्ट हो रही है, नई दिल्ली में संपन्न हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के पद पर आसीन है। पहला इवेंट क्या हो रहा है संविधान सभा में, जरा देखिएगा, परिचय पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर। दोस्तों अभी आप लोगों को बताया गया कि आज संविधान सभा में कई मेंबर नए आएंगे। जो लोग राजस्थान से हमारे जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, राजस्थान से कुछ मेंबर आ रहे हैं। मैंने इस मंच से कई बार ये कहा कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों में। कभी कहते हैं साहब उत्तराखंड से संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश से कितने थे, कभी कहते हैं मध्य प्रदेश से कितने थे, कभी राजस्थान से कितने थे। तो राजस्थान से संविधान सभा में कितने मेंबर थे, इस प्रकार का कंफ्यूजन बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों में भी है। आज इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। जैसे एक प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, जवाब आता है 15। लेकिन आपको बिल्कुल इस मंच से बताया गया कि संविधान सभा में एक साथ कभी भी 15 महिलाएं नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान से संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कोई कहता 12, कोई कहता 13, कोई कहता 15, कोई कहता 18। तो ये मेंबर कैसे, कोई जा रहा है कोई नया आ रहा है, ये सब बातें आज क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा कौन कौन नए मेंबर बन रहे हैं, जरा देखिएगा। एच सिद्रप्पा ये मैसूर से आ रहे हैं, ये संविधान सभा में नए मेंबर के रूप में आ रहे हैं। के मोहम्मद साहब ये त्रावणकोर से आ रहे हैं। आर शंकर साहब ये भी त्रावणकोर से आ रहे हैं। अमृतलाल विठलदास ठक्कर साहब ये सौराष्ट्र से आ रहे हैं। एक अनुराग विलकर मध्य भारत से आ रहे हैं। राधा वल्लभ विजय वर्गीय मध्य भारत से आ रहे हैं। रामचंद्र उपाध्याय आप लोग जानते हैं संविधान सभा के एक मेंबर थे, राजस्थान से एक मेंबर थे। और आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के रूप में आती है। संविधान सभा के अब तक 6 सत्र हो चुके हैं, आज हम 7वें सत्र में हैं और रामचंद्र उपाध्याय जी पहली बार संविधान सभा में आ रहे हैं। रामचंद्र उपाध्याय जी जो कि मत्स्य संघ से थे, ये साफ साफ लिखा हुआ आपको दिखेगा। फिर राज बहादुर साहब, संविधान सभा के एक मेंबर राज बहादुर साहब, ये भी राजस्थान से थे, ये भी संविधान सभा की बैठक में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब संविधान सभा में तो इतने मेंबर्स थे, फिर आप एक व्यक्ति को संविधान के निर्माण का श्रेय क्यों देते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब यहां से मिलता है कि इतने सारे मेंबर्स थे तो कौन सा मेंबर कब आ रहा है। संविधान सभा के अब तक 6 सत्र हो चुके हैं और हमारे राजस्थान से देख लीजिए ना, रामचंद्र उपाध्याय जी और राज बहादुर साहब अब मेंबर बन रहे हैं। तो ये कई सारे कंसेप्ट को क्लियर करता है, कई सारी भ्रांतियों को दूर करता है, हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान करता है इस प्रकार की चर्चा। ठाकुर कृष्ण सिंह जी अवशिष्ट राज्य से हैं, वी रमैया ये मद्रास राज्य से आ रहे हैं और वाई एस परमार साहब ये हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं। तो जब पहाड़ों से जो जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से, हिमाचल से, कश्मीर से, उन लोगों के लिए बात है कि वाई एस परमार साहब संविधान सभा के जो मेंबर थे वो 7वें अधिवेशन से संविधान सभा के मेंबर बने। बिल्कुल लिस्ट आपके सामने क्लियर है। अब प्रतिज्ञा यानी कुछ लोग शपथ लेंगे, कौन शपथ ले रहे हैं, निम्न सदस्य ने केवल प्रतिज्ञा ग्रहण की। कई बार विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं सर ये केवल प्रतिज्ञा क्या मतलब है। केवल प्रतिज्ञा का मतलब है कि वो संविधान सभा के मेंबर पहले से हैं, लेकिन 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा का जो 5वां सत्र चल रहा था उस दिन वो आए नहीं और फिर लंबे समय तक वो आए नहीं। आपको मालूम है कि 5वां सत्र 30 अगस्त 1947 तक चला, छठा सत्र केवल एक दिन का हुआ। तो हो सकता है कि संविधान सभा के वो मेंबर्स तो है लेकिन उस सत्र में वो आ नहीं पाए, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं ले पाए। तो संविधान सभा के एक मेंबर आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, राय बहादुर श्यामानंदन सहाय। ये मेंबर पहले से है लेकिन प्रतिज्ञा आज से ले रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस ऑनलाइन चर्चा से ही क्लियर हो सकते हैं।
राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। दोस्तों आप लोग जानते हैं 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई है। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि संविधान सभा का जो छठा सत्र है वो 27 जनवरी 1948 को हुआ। गांधी जी की हत्या उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 30 जनवरी को कर दी गई। गांधी जी की हत्या के बाद में सीधा संविधान सभा का जो पहला सत्र हो रहा है वो यही हो रहा है। तो आज गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी संविधान सभा के द्वारा। इसके अलावा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनको भी श्रद्धांजलि आज ही व्यक्त की जाएगी। और भी कुछ मेंबर है, अब एक एक करके नाम लेंगे। जैसे डागू साहब मेंबर है, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारे डीपी खेतान साहब जो संविधान सभा के मेंबर थे, इवन प्रारूप समिति के मेंबर थे, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि प्रारूप समिति का वो कौन सदस्य है जो मेंबर रहते रहते उनका निधन हो गया। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आज जब श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है उनका निधन हो गया। तो अभी चर्चा करेंगे। पहले नाम आ रहा है राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी का। क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जरा देखिएगा। माननीय सदस्यों, अपने कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्रपिता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए अपनी जगहों से उठ खड़े हो। उन्होंने हमारे मृत प्राय अस्थि चर्ममय देह को अनुप्राणित किया, हमें निराशा के अंधकार से निकालकर आशा और सफलता का प्रकाश दिखाया। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हमको राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। और फिर वो उन सब से खड़े होने का आह्वान करते हैं। सभी सदस्य शांतिपूर्वक खड़े हो गए। इसके बाद में क्या हो रहा है, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है। इसके बाद में क्या हो रहा है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक श्री डीपी खेतान, यस डीपी खेतान साहब जो कि हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे, खेतान ग्रुप बताया था आपको, खेतान ग्रुप के मालिक ये डीपी खेतान साहब जो कि प्रारूप समिति के मेंबर्स थे, इनका भी निधन हो गया। इनको भी श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, श्री डीपी खेतान और डीएस गुरुंग साहब की मृत्यु होने पर उनको भी श्रद्धांजलि व्यक्त आज ही की जा रही है। संविधान सभा की ये जो बैठक है 10 महीने के गैप से हो रही है। तो इस दौरान संविधान सभा के कुछ मेंबर्स का निधन हो गया, इन पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेकिन आप लोग जानते हैं गांधी जी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये ध्यान रखना। फिर देखिए अध्यक्ष साहब अब क्या कह रहे हैं, जब से विधान परिषद विधान निर्माण के कार्य को संपन्न करने के लिए शामिल हुई है, 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई है। 2 सदस्य टीपी खेतान साहब और गुरुंग साहब। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हमारी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, वो सब पाकिस्तान चले गए। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन गांधी जी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। यानी कुल मिलाकर 4 लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई, उनमें से 2 मेंबर संविधान सभा के थे, ये ध्यान रखना। फिर सभी सदस्य ने खड़े हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद में कुछ नियमों में संशोधन हो रहा है। संविधान सभा के जो नियम बना रखे हैं, याद कीजिएगा संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ, उस पहले सत्र में संविधान सभा किस तरह से काम करेगी, मेंबर्स किस तरह से चुने जाएंगे, प्रस्ताव किस तरह से रखा जाएगा, संशोधन किस तरह से किया जाएगा, पत्रों का वाचन किस तरह से होगा, उस सब के बारे में बहुत सारे नियम बनाए गए थे। उन नियमों में कुछ संशोधन हो रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जनवरी 1948 में संविधान सभा का सत्र होने के बाद में वापस नवंबर में हो रहा है। 10-11 महीने में देश की परिस्थितियों में बहुत सारा परिवर्तन आया है। अब प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के बाद संविधान का नया रूप हमारे सामने रखना शुरू कर दिया है। तो 10-11 महीने की अवधि में नियमों में चेंजेस आना लाजमी। तो अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि कुछ नियमों में संशोधन करना है, और संशोधन के संदर्भ में जो प्रस्ताव रख रही है वो जी दुर्गाबाई रख रही है। संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से जी दुर्गाबाई एक बहुत एक्टिव मेंबर थी संविधान सभा की। और मैंने कई बार इस मंच से कहा है, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 महीने का टाइम हो गया, तो शायद हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो। तो मैंने इस मंच से कई बार कहा है कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मत कहिएगा, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहिएगा। तो हमारे संविधान के निर्माण में जिन 15 महिलाओं का योगदान रहा, उसमें जी दुर्गाबाई एक है, और जी दुर्गाबाई कुछ संशोधन रखने जा रही है, कुछ नियमों में संशोधन रख रही है। ये जो नियमों में संशोधन रखा जा रहा है, इसमें रखने के बाद में जी दुर्गाबाई संविधान सभा से ये आह्वान कर रही है कि भाई आप इसको, मैंने जो संशोधन रखा है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। और
ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि 10 महीने में जैसे मैंने कहा कि 2 सदस्यों का निधन हो गया, तो ये जो नियम जो लाए जा रहे हैं वो नियम भी ये लाए जा रहे हैं कि संविधान सभा के किसी सदस्य का अगर निधन हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी जो सीट है वो कैसे भरी जाएगी। जैसे पहले कोई मेंबर चुनकर आया तो क्या वापस चुनाव होंगे संविधान सभा के उस सदस्य की जो सीट रिक्त हुई उसके लिए, या फिर मनोनीत कर दिया जाएगा। तो इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि संविधान सभा के अधिकांश मेंबर जो ब्रिटिश भारत से जो आते थे उनका निर्वाचन हुआ, और हम लोगों की मस्तिष्क में यह भी भर दिया गया है कि संविधान सभा के जो कुछ मेंबर्स जिनकी संख्या 93 थी जो प्रिंसली स्टेट से है वो मनोनीत हुए थे, जबकि इस मंच से बताया गया कि संविधान सभा में प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतों से भी सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये बिल्कुल इस मंच से बताया गया। तो ये नियम चेंज किए जा रहे हैं कि भाई अगर किसी सदस्य का निधन हो गया तो ऐसी स्थिति में उसकी सीट किस तरह से भरी जाएगी, इसके बारे में इस बारे में कुछ बातें रखी जा रही है। और ये कौन रख रहा है? जी दुर्गाबाई रख रही है। इसके बाद में दोस्तों मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है। हाईलाइट मेरे हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर का हाईलाइट कर रखा है मैंने इसको। और HV कामत साहब आ रहे हैं, हरि विष्णु कामत साहब, वो कुछ बात कह रहे हैं। और वो बात क्या कहेंगे? एक तो बात ये कहेंगे, बताओ भाई संविधान सभा में अभी सदस्य कितने हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन किस लिए हो रहा है? क्योंकि 14 अगस्त को भारत का जब विभाजन हो गया तो संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर्स पाकिस्तान चले गए। तो अब क्या स्थिति है, ऐसा HV कामत साहब संविधान सभा के अध्यक्ष यानी माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछेंगे। वो कहेंगे क्लियर कीजिए। जब क्लियर हो जाएगा कि भाई पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले गए, तब भी HV कामत साहब कहेंगे अच्छा तो भारत जो है उसमें भी तो कश्मीर है, उसमें भी तो हैदराबाद है, उसमें भी तो भोपाल है, वहां से मेंबर्स आए हैं या नहीं आए, आए तो कौन कौन आए हमें इसकी लिस्ट उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं आया तो इसके कारण बतलाया जाए, और वो नहीं आए तो कितने मेंबर्स हैं, और वो अगर आ जाएंगे तो कुल संविधान सभा के कितने मेंबर्स हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों संविधान सभा की सदस्य संख्या को लेकर बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं 389 मेंबर्स, कुछ लोग कहते हैं 324 मेंबर्स, कुछ लोग कहते हैं 299 मेंबर्स, कुछ लोग कहते हैं 284 मेंबर्स, कुछ लोग कहते हैं 207, कुछ लोग कहते हैं 209। ये अलग अलग आंकड़े क्यों आते हैं? इन आंकड़ों का कुछ जवाब देने का यह प्रयास है। और HV कामत साहब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं मैं आपके सामने उसको एज इट इज रख रहा हूं, हाईलाइट मैंने कर रखा है। HV कामत साहब, श्रीमान मेरी बहन माननीय श्रीमती दुर्गाबाई के प्रस्ताव से जो बातें उत्पन्न हुई है उनमें से कुछ के संबंध में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। उन्होंने कहा ना कि दुर्गाबाई ने जो प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनका अगर निधन हो जाए या इस्तीफा दे दें या आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उसके बारे में नियमों के लिए जो प्रस्ताव रखा उसके बारे में वो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। श्रीमान इस सभा की पूर्ण सदस्य संख्या 324 है। लीजिए क्या कह रहे हैं HV कामत साहब, बहुत ढंग से सुन लीजिएगा। श्रीमान इस सभा की पूर्ण सदस्य संख्या 324 है, परंतु मुझे बताया गया कि आजकल इसकी वास्तविक संख्या 303 है। HV कामत साहब कह रहे हैं कि साहब इसकी संख्या 324 है लेकिन मुझे बताया गया 303 वास्तविक संख्या है। ये क्या कंफ्यूजन है जरा देखिएगा। वे 21 सदस्य जो हैदराबाद, सुनिए, वे 21 सदस्य जो हैदराबाद, कश्मीर और भोपाल का प्रतिनिधित्व करेंगे वे यहां उपस्थित नहीं है। लो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने आ गया। संविधान सभा में मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या हम कहते हैं कि साहब 324 रही। हम ये भी कहते हैं कि जब भारत का विभाजन हो गया तब संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रही। लेकिन HV कामत साहब कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो 303 ही है, क्योंकि 21 सदस्य जो कि कश्मीर से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं और भोपाल से आते हैं, वो जो 21 सदस्य अभी तक आ नहीं पाए हैं, तो मेरे हिसाब से वास्तविक संख्या 303 है, ऐसा HV कामत साहब कह रहे हैं। तो 324 और 303 का गैप क्यों है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से यहाँ क्लियर हो जाता है। वे 21 सदस्य हैदराबाद, कश्मीर और भोपाल का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो यहाँ पर नहीं है। अवशिष्ट 303 सदस्यों के संदर्भ में भी वो ऐसा कह रहे हैं कि पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ से इस सभा के लिए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुए। यहां तक कि HV कामत साहब कह रहे हैं कि जो बाकी जो 303 है वो भी पूरे नहीं है। 324 तो है, 21 गायब हो गए,
भोपाल, कश्मीर और हैदराबाद की वजह से। जो बाकी 303 जो बचे वो भी पूरे नहीं है। वो कह रहे हैं साहब पूर्वी पंजाब से तो अभी सदस्य नहीं आए। आप लोग दोस्तों अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारी जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा में सदस्य संख्या चेंज लगातार होती रही है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, इससे पहले भारत का जब विभाजन हुआ तो पंजाब के 2 टुकड़े हुए, बंगाल के 2 टुकड़े हुए। एच.वी. कामा साहब उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि जो पूर्वी जो पंजाब है वहां से तो सदस्य निर्वाचित ही नहीं हुए, पटियाला से सदस्य निर्वाचित ही नहीं हुए, तो 303 का आंकड़ा भी सही नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। एच.वी. कामा साहब इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब इसका जवाब कौन देंगे? इसका जवाब अध्यक्ष साहब को देना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब अब बुलाते हैं आर के सिधवा जी, संविधान सभा के एक मेंबर आर के सिधवा जी को बोलने के लिए कहते हैं। तो आर के सिधवा जी एक छोटा सा भाषण देते हैं और वो क्या कह रहे हैं, मेरा संशोधन का उद्देश्य ये है, वो मेरी बात का उद्देश्य ये है कि अपने विधान में हमने मनोनीतीकरण की प्रथा का अंत कर दिया है। इसलिए ये उचित नहीं है कि राज्यों को और विशेषतः नरेशों को ये अधिकार हो कि वे 50% लोगों को मनोनीत करें। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि संविधान सभा से मेंबर्स कैसे लिए जाएंगे और देशी रियासतों से मेंबर कैसे लिए जाएंगे। तो आपको बताया गया कि देशी रियासतों से भी सदस्यों का निर्वाचन हुआ। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि देशी रियासतों से सदस्यों का निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन किया किसने? तो इसका जवाब यह है कि आधे सदस्यों का निर्वाचन हुआ और आधे सदस्य मनोनीत किए गए। निर्वाचन करने का काम प्रजामंडल और उस समय जो भी संसद के रूप में राज्यों में काम करने वाली संस्था थी, देशी रियासतों में जो निर्वाचितों का जो मंडल था, उन लोगों ने उनका निर्वाचन किया। लेकिन आधे सदस्यों को तो मनोनीत राजा महाराजा कर रहे थे। अब आर के सिधवा जी कह रहे हैं कि भाई साहब ये मनोनीत करने का सिस्टम खत्म कर दीजिए। आधे सदस्य राजा महाराजा मनोनीत क्यों करेंगे? बिल्कुल गलत है। देश में अब लोकतंत्र आ रहा है, देश आजाद हो गया है, अब रियासतों का भारत में एक लगातार विलय हो रहा है, तो आधे सदस्य राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत नहीं किए जाने चाहिए, ऐसा आर के सिधवा जी कह रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब उनको टोक रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब उनको टोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपना संशोधन रख रहे हो या भाषण दे रहे हो, ऐसा अध्यक्ष साहब किनको कह रहे हैं? आर के सिधवा जी को कह रहे हैं। तो आर के सिधवा जी कह रहे हैं मुझे मेरा संशोधन नहीं रखना, मैं उसको उपस्थित नहीं कर रहा हूं, ऐसा आर के सिधवा जी कह रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष साहब का एक भाषण आता है। वो क्या कह रहे हैं, इस प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे जितने भी संशोधन की सूचना मिली है वे सब उपस्थित किए जा चुके हैं। मेरे पास एक सदस्य से शिकायत आई है कि कार्यावली और संशोधन की प्रतियां यहाँ वितरित हुई है, उन्हें ये पहले नहीं मिली। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहे हैं कि संविधान सभा में जब हम बहस को जब देखते हैं तो संविधान सभा में जब भी कोई बिल लाया जाता है, संविधान सभा में जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है, संविधान सभा में जब भी कोई संशोधन किया जाता है, संशोधन के लिए जब प्रस्ताव लाया जाता है तो प्रस्ताव की जो कॉपीज है पहले वो सदस्यों में बांट दी जाती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे एक सदस्य ये कह रहे हैं कि साहब मुझे कॉपियां बांटी नहीं गई है, तो ये क्या बात हुई? तो कभी कभी हमारी संसद में भी सदस्य ऐसे आरोप लगाते हैं वर्तमान की संसद में कि साहब कॉपी हमको नहीं मिली। तो ये बात आज की नहीं है, संविधान सभा में भी ऐसा हुआ। संविधान सभा के एक सदस्य की शिकायत के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि भाई कॉपी नहीं मिली है तो कॉपी दे देंगे, क्या दिक्कत है। इसके बाद में संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के द्वारा बात रखी जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आएगी अब यहाँ पर वो आएगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का यहाँ एक लंबा उद्बोधन होगा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो उद्बोधन होने वाला है उससे पहले ही मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। उद्बोधन जो होने वाला है वो संविधान किस उद्देश्य को लेकर बनाया जा रहा है उसको लेकर होगा और उस पर बड़ा जबरदस्त विवाद होगा, ये भी मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज बहुत बड़ा उद्बोधन देंगे क्योंकि अब आज से हम एक एक अनुच्छेद पर चर्चा प्रारंभ कर देंगे। एक अनुच्छेद रखा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल भारत का संविधान का अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, आज लिखा हुआ है। अब ये अनुच्छेद लाया जाएगा और जैसे ही अनुच्छेद लाया जाएगा तो फिर बहस स्टार्ट होगी। कौन सी बहस स्टार्ट होगी कि भारत के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाए या इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाए या दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस प्रकार की बहस शुरू होगी। लेकिन इस बहस से पहले मैं आपका ध्यान फिर एक और विषय की ओर
लाना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग जब संविधान सभा पर चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो वर्तमान का है उस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था संविधान सभा में, ऐसा अक्सर हम ये कहते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए संविधान सभा में सबसे ज्यादा विवाद अगर किसी विषय को लेकर हुआ तो वो हुआ भाषा को लेकर। लैंग्वेज कौन सी होगी, हमारे संविधान की लैंग्वेज कौन सी होगी, हमारे देश की भाषा कौन सी होगी, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। आज भी इस विषय को लेकर चर्चा होगी। संविधान सभा के कई सारे मेंबर्स ये कहेंगे कि साहब हमारी जो भाषा है उसका निर्धारण करिए पहले, उसके बाद में आप अलग अलग अनुच्छेदों की बात कीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। एचवी कामत साहब एक प्रश्न पूछ रहे हैं पहले अध्यक्ष साहब से, कि अध्यक्ष साहब को कहते हैं कि साहब मैंने अभी एक बात रखी थी कि संविधान सभा में मेंबर्स कितने हैं, 324 है या 303 है, तो पहले मेरी बात को तो आपने क्लियर किया ही नहीं और आप दूसरी बातें छेड़ रहे हैं। तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं, क्या आप कृपा करके बताएंगे हैदराबाद और कश्मीर के प्रतिनिधि इस सभा में कब आएंगे, आप मुझे पहले ये बताओ। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं संविधान सभा से और अध्यक्ष से कि मुझे पहले ये बताओ कि कश्मीर और हैदराबाद से सदस्य संविधान सभा में कब आएंगे। तो अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जवाब क्या दे रहे हैं जरा देखिएगा। मैंने हाईलाइट किया है, क्या कह रहे हैं, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इस संदर्भ में कुछ सूचना आपको दे सकूं। यदि सरकार चाहती है तो आपको सूचना दे सकती है। सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार में कई सारे लोग मंत्री है, खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनकी सरकार में मंत्री है, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके सरकार में मंत्री है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उनकी सरकार में मंत्री है, सरदार बलदेव सिंह जी उनकी सरकार में मंत्री है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि भाई हैदराबाद और कश्मीर के प्रतिनिधि संविधान सभा में कब आएंगे मुझे इसकी जानकारी नहीं, सरकार चाहे तो जानकारी दे सकती है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि सर सरकार जानकारी क्यों नहीं दे रही है, तो बता देना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरकार यहां जवाब नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है बताओ भाई, जूम वालों, बबराराम जी, अरविंद कुमार जी, मूलचंद जी सहन साहब, संगीता जी, अनिल जी, महेंद्र कुमार जी, सुरेश जी भाटिया साहब, आशा कुमारी जी, कांदान जी चारण साहब, नरेश कुमार जी, मेरा प्रश्न क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो जानकारी दे सकती है और सरकार यह जानकारी नहीं दे सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि ये संसद नहीं है, ये क्या है, संविधान सभा है। ये संविधान सभा है, यहां पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। ये संसद नहीं है जहां पर सरकार की ओर से इसका जवाब दिया जाएगा, या कोई विपक्ष नहीं है। ये संविधान सभा है जो संविधान के निर्माण का कार्य कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अभी हाल ही के प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा में निर्णय कैसे लिए गए, बहुमत से लिए गए या सर्वसम्मति से लिए गए, और बड़ा कंफ्यूजन है। जवाब देख लीजिएगा। हालांकि मैंने पहले भी कई बार इसका जवाब दिया। जो भी प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव संशोधित रूप से मतदान के लिए सभा के सामने उपस्थित है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किसी एक प्रस्ताव के संदर्भ में कहा। इस बात से स्पष्ट हो जाता है, इस लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान सभा में कई सारे प्रावधानों पर मतदान करवाया गया। यस, मतदान करवाया गया। कभी 62 पक्ष में आ रहे हैं, कभी 40 विपक्ष में आ रहे हैं, कभी 40 पक्ष में आ रहे हैं, कभी 62 विपक्ष में आ रहे हैं। इसका मतलब वोटिंग हुई थी। संविधान सभा में कई सारे प्रस्ताव मतदान के द्वारा स्वीकार किए गए। संविधान सभा में कई सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए। आपके सामने एक एग्जांपल है, प्रस्ताव संशोधित रूप से मतदान के लिए सभा के सामने उपस्थित है। प्रस्ताव संशोधित रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसका सीधा सा मतलब है मतदान के लिए रखा गया लेकिन वोटिंग नहीं हुई, सबने कहा हाँ हमको स्वीकार है, स्वीकार हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या चल रही है, सर्वसम्मति चल रही है। लेकिन दोस्तों आगे ध्यान रखना, आगे आने वाले वक्त में आपको बताया जाएगा वोटिंग किस तरह से की गई थी। ये लाइए तो ठीक है। अब देखिए, एक एक करके बात रखी जाएगी और संविधान सभा में एक नया रूप आपको सामने आएगा। किस राज्य से, किस संघ शासित प्रदेश से, किस देशी रियासत से कितने मेंबर्स लिए गए, इसकी जानकारी तो आपको पहले भी संविधान सभा के विभिन्न सत्रों में दी गई थी।
लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कई सारी रियासतों को मर्ज किया गया था। जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको मर्ज किया गया था। बड़ी रियासतें जहाँ थी वहां से एक से ज्यादा मेंबर लिए गए थे। आपको ये भी बताया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लिए जाने का प्रावधान कर रखा था। कहीं पर जनसंख्या 12 लाख थी तो भी हमने एक मेंबर लिया, कहीं पर जनसंख्या 8 लाख थी तो भी हमने एक मेंबर लिया, लेकिन कहीं पर जनसंख्या 15 लाख थी तो वहां से हमने 2 मेंबर लिया। कहीं की जनसंख्या 2 लाख की थी तो फिर क्या किया गया, बहुत सारी रियासतों को मिलाया गया, मिलाकर एक मेंबर लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान का ही सीन देख लीजिए। राजस्थान में कई सारी रियासतों को मिलाया गया। अभी आपके सामने आने वाला है एक लिस्ट आ रही है आपके सामने कि भाई किससे किससे हम कितने मेंबर्स लिए हैं और जो नई व्यवस्था आई है, नई परिस्थितियां जो आई है उसके हिसाब से कितने मेंबर लिए जाएंगे। एक लिस्ट आपके सामने जी दुर्गा बाई लेके आ रही है, जरा देखिएगा। हैदराबाद से 16 मेंबर आएंगे, हैदराबाद से 16 मेंबर आएंगे। किस तरह से आएंगे, ये हैदराबाद का नरेश उन्हें उन्हें भेजेगा, यानी इसकी जिम्मेदारी हैदराबाद के मेंबर्स को भेजने की जिम्मेदारी हैदराबाद के नरेश की है, ऐसा साफ साफ लिखा है। मैसूर से 7 मेंबर आएंगे और मैसूर का नरेश मेंबर भेजने का काम करेगा। कश्मीर से 4 मेंबर आएंगे, कश्मीर के नरेश 4 मेंबर भेजेंगे। बड़ौदा से 3 मेंबर आएंगे, बड़ौदा का नरेश भेजेंगे। त्रावणकोर से 6, त्रावणकोर के नरेश। कोचिन से 1, कोचिन के नरेश। जोधपुर से 2, जोधपुर के नरेश। जोधपुर से 2 मेंबर आएंगे, उनको जोधपुर के नरेश भेजने का काम करेंगे, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। जयपुर से 3, जयपुर का नरेश भेजेंगे। बीकानेर, जिस धरती से आज मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ वो है बीकानेर, और बीकानेर से संविधान सभा में एक मेंबर आएंगे और उनको भेजने का काम कौन करेंगे, बीकानेर के नरेश करेंगे। ये बात बिल्कुल लिखी हुई। भोपाल से 1 मेंबर, भोपाल के नरेश। कोल्हापुर से 1 मेंबर, कोल्हापुर के नरेश। मयूरभंज से 1 मेंबर, वहां के नरेश। सिक्किम और कुछ बिहार से 1 मेंबर, कुछ बिहार के नरेश। अब देखिए, ये मैं चाहता था तो स्किप कर सकता था, इस स्लाइड को मैं चाहता था तो स्किप कर सकता था, लेकिन मैं आपका चाहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या, अब देखिए एक समूह दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा, मणिपुर और खासी, ये 3 राज्य मिलाए गए, ये 3 राज्य मिलाया गया और वहां से एक मेंबर लिया गया, और त्रिपुरा के नरेश ने इन तीनों राज्यों को मिलाकर एक मेंबर संविधान सभा के लिए भेजा, ऐसा साफ साफ लिखा। रामपुर और बनारस को मिलाया गया, मिलाया क्यों गया, क्योंकि जनसंख्या उतनी नहीं थी। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए, उतनी कितनी, 10 लाख होनी चाहिए। 10 लाख नहीं हुई तो 2 छोटी छोटी रियासतों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो रामपुर और बनारस को मिलाया गया, रामपुर के नरेश ने संविधान सभा में एक मेंबर को भेजा। फिर देखिए इतनी सारी रियासतों की एक लंबी लिस्ट आ रही है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आजगढ़, हनुमालिक, बमरा, बड़ौदा, बौद्ध, बनाई, दसपुला, कोक्का, गंगापुर, इंडोर, ये सब रियासतों को मिलाया जा रहा है और उड़ीसा के गवर्नर उसमें मेंबर को भेजने का काम कर रहे हैं। फिर देखिए क्यूंजा, खांडापंडा, नरसिंहपुर, नयागढ़, नीलगिरी, पालनाडा, पटना, रेटासोल, रनपुर, सोनपुर, ताजपुर, तिगनिया, ये सब रियासतें मिलाई जा रही है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट एक तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऐसा मत मानिए कि एक रियासत से एक मेंबर संविधान सभा में आया। अगर ऐसा मान लेते हैं तो हमारे देश की आजादी के समय तो देश में 560 से ज्यादा रियासतें थी, 563 के करीब रियासतें थी। अगर हर एक रियासत से एक मेंबर आता तो 563 मेंबर तो यही हो जाते। तो फॉर्मूला क्या था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर, और 10 लाख की जनसंख्या नहीं है तो 2 रियासत करिए, 3 रियासत करिए, 4 रियासत मिलाइए, 5 रियासत मिलाइए, 6 रियासत मिलाइए, 10 लाख की जनसंख्या कीजिए और फिर वहां से एक मेंबर लिया जाएगा। तो आप कहेंगे रियासतों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, तो हमने रियासतों का झगड़ा निपटाने के लिए ही तो ये जी दुर्गा बाई प्रस्ताव रख रही है कि भाई कौन सी रियासतें मिलाई जाएगी और उन रियासतों से एक मेंबर भेजने का काम कौन करेगा, पावर किसके पास होगा, ये भी बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो सकते हैं, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए नंदगांव, रायगढ़, सखी, सारंगढ़, सरगुजा, उदयपुर, मकराई, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, दूसरा उदयपुर है। तो इस प्रकार से सबको ड्यूटीज दी जा रही है कि कौन इन संविधान सभा में मेंबर्स को भेजने का काम करेगा। ये पूरी पूरी बम्बई राज्य के रियासतों की लिस्ट है, इस तरह से आपके सामने आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतनी सारी रियासतें, फर्स्ट पंजाब, ऑन, रामदुर्ग, ये सब पूरी लिस्ट है और कौन कौन इसमें मेंबर भेज सकते हैं ये भी बता रखा है। यहाँ मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, शायद आपको थोड़ा सा मालूम पड़ रहा है। यहाँ लिखा हुआ संयुक्त राज्य मत्स्य, वहां से 2 मेंबर भेजे जाएंगे और संयुक्त राज्य का जो राज प्रमुख है वो मेंबर भेजेगा संविधान सभा में। फिर लिखा हुआ है संयुक्त राज्य राजस्थान, यहाँ से 4 मेंबर लिए जाएंगे और ये भी भेजेंगे राज प्रमुख।
इसी प्रकार से संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश, संयुक्त राज्य ग्वालियर, कुछ रियासतों को मिलाकर जो बनाया गया उसके बारे में आप जानते हैं। राजस्थान का एकीकरण अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मत्स्य संघ बना, कभी संयुक्त राज्य बना, तो संयुक्त राज्य से कितने मेंबर आएंगे, मत्स्य राज्य से कितने मेंबर आएंगे, इसकी लिस्ट दे रखी है। साथ ही साथ ये ड्यूटी दे रखी है कौन इनके मेंबर को भेजने का काम करेगा। इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि संविधान सभा में किस तरह से ये जो प्रस्ताव रखा था जी दुर्गाबाई ने रखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये प्रस्ताव जी दुर्गाबाई ने रखा और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। अब अपने महत्वपूर्ण जो बात है उस पर आना चाहते हैं, और वो महत्वपूर्ण बात है भाई संविधान सभा की जो भाषा है वो किस तरह से रहेगी। आप लोग जानते हैं पहले भी भाषा को लेकर संविधान सभा में बहुत तीखी चर्चा हुई है, और अगर आप लोगों को याद है तो संविधान सभा के एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया, क्या कह दिया, कि हिंदी भाषा जो नहीं जानता है उसे संविधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और यहां इससे भी आगे बढ़कर कह दिया कि बेहतर तो ये होगा कि वो इस संविधान सभा से चला जाए। इतनी तीखी बहस हुई। इसी प्रकार की एक तीखी बहस अब आप यहाँ पर भी देखेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, येलो येलो नजर आ रहा होगा। सेठ गोविंद दास जो कि मध्य प्रांत और बरार से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सभापति जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक हमारी भाषा कौन सी होगी इसका निर्णय नहीं हो जाता, तब तक जो धाराएं हमें अंग्रेजी में पास करेंगे, क्या वे उस निर्णय के बाद फिर से हिंदी में आएगी? क्या बात कही है जबरदस्त सेठ गोविंद दास जी ने। वो कह रहे हैं साहब अभी आप एक एक करके अनुच्छेद को रखने जा रहे हैं, पहला तो मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए? कि साहब हमारी भाषा का निर्णय आपने किया नहीं, और अंग्रेजी में आप हमसे संविधान के विभिन्न अनुच्छेद पास करवाना चाहते हैं, तो जिस दिन हिंदी स्वीकार कर दी जाएगी राष्ट्रभाषा के रूप में, तो क्या फिर एक एक अनुच्छेद वापस हिंदी में आकर हमारे सामने लाया जाएगा? इस प्रकार का प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? सेठ गोविंद दास जी पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ, देखिए ये वादा हो रहा है, हाँ जरूर इन सब धाराओं को फिर से जिस भाषा में निश्चित होगी उस पर बहस होगी। जो भी भाषा हम राष्ट्रभाषा के रूप में तय करेंगे, इन सारे अनुच्छेदों को वापस रखा जाएगा, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब वादा कर रहे हैं सेठ गोविंद दास जी की बात पर। और वो कह रहे हैं, और उस वक्त बहस किसी धारा के संदर्भ में नहीं होगी, सिर्फ ये देखा जाएगा कि ठीक अनुवाद हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वादा कर रहे हैं। आगे बालकृष्ण शर्मा जी जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, इस बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जिसको मेरे माननीय मित्र सेठ गोविंद दास जी ने रखा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब बीच में आ गए बालकृष्ण शर्मा जी भी। उन्होंने कहा साहब सेठ गोविंद दास जी ने जो प्रश्न रखा है उस ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं भी आपका ध्यान उस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ। आकर्षित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अगले स्लाइड में देखते हैं। इसी बीच महावीर त्यागी जी बीच में आ गए। महावीर त्यागी जी भी संयुक्त प्रांत से, वो क्या कह रहे हैं? सभापति जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बुनियादी सवालों पर बातचीत करने से पहले यदि आप इस बात पर गौर करें कि सब अमेंडमेंट लाने का तरीका क्या है, पुराना तरीका रहेगा जैसा कि आपने फरमाया है, या कोई तरीका चेंज होगा। अब देखिए महावीर त्यागी जी दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये जो आप एक एक अनुच्छेद रखने जा रहे हैं, उससे पहले मुझे एक प्रश्न पूछना है कि हम अगर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन हम रखेंगे कैसे? क्या अब तक जो आपने तरीका अपनाया उसी को हम फॉलो करेंगे या कोई दूसरा तरीका है? सेठ गोविंद दास जी कह रहे हैं कि अगर आप अनुच्छेद जो रख रहे हैं, अभी अंग्रेजी में रख रहे हो, राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा को स्वीकार कर लिया, तो क्या आप फिर उस भाषा में रखे जाएंगे? बालकृष्ण शर्मा जी भी यही बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा देखते हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं दोनों बातें अभी साफ हो जाएगी। दोनों बातें कौन सी? कि अनुच्छेद जो रखे जा रहे हैं वो राष्ट्रभाषा में वापस रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे, और दूसरा संशोधन जो रखने का जो तरीका है वो कैसा होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं वो दोनों बातें अभी क्लियर हो जाएगी। वापस आ रहे हैं बालकृष्ण शर्मा जी। श्रीमान जी, मैं ये नहीं समझ सका कि औचित्य प्रश्न यहाँ पर कैसे पैदा हो गया। वास्तव में मैं तो आपके सामने केवल एक बात रखना चाहता हूँ, वह ये है कि इसके पूर्व की आप डॉक्टर अंबेडकर से ये कहे कि वे प्रस्ताव रखें और प्रारूपित संविधान पर विचार करना प्रारंभ करें। आप इस प्रश्न पर विचार करें जो मेरे मित्र सेठ गोविंद दास जी ने उठाया है। बालकृष्ण शर्मा जी थोड़े से अब क्रोधित नजर आ रहे हैं या थोड़े से एग्रेशन में आ रहे हैं।
वो कह रहे हैं साहब आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को बुलाने जा रहे हैं, मुझे मालूम है, आप एक एक करके अनुच्छेदों पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने विचार विमर्श कर लिया है, उसके एक एक बात को आप रखने जा रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मेरा प्रश्न साहब ये है कि सेठ गोविंदा जी ने जो प्रश्न उठाया उसका पहले जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िए, ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं, उनकी बात को मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, और वो भारत की किस भाषा की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रस्ताव की सूचना दी थी कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो और उसकी लिपि देवनागरी हो। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं मैंने भी तो पहले भी आपको कहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए और हमारी लिपि जो है वो देवनागरी होनी चाहिए, ये मैंने कहा था, और अब इसको स्पष्ट किए बिना बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी अपनी बात को कह रहे हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसका क्या जवाब दे रहे हैं। इस विषय में जो कुछ करने का मेरा विचार है, यदि मैं उसे बता दूं तो मेरे विचार से इस पर अभी चर्चा अधूरी रह जाएगी। ऐसा प्रस्ताव आया है कि अनुवाद तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी जाए। वाह, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात आ रही है। सेठ गोविंदास जी और बालकृष्ण शर्मा जी के भाषा को लेकर दिए गए उद्बोधन के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का प्रारूप पर विचार प्रारंभ किया जा रहा है, अब उसका क्या होगा भविष्य। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं मैंने तो साहब आपके सामने पहले भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और लिपि देवनागरी को बनाने का प्रस्ताव रखा था, उस पर कुछ हुआ नहीं, पहले मेरा जवाब दीजिए आप। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे अरे यार रुको रुको, हम एक अनुवाद समिति का गठन कर देते हैं। क्या बना लेते हैं, अनुवाद समिति का गठन कर लेते हैं, जो भारत का संविधान जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा जा रहा है उसका क्या करेगी, अनुवाद करने का काम करेगी, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनुवाद समिति नियुक्त कर दी जाए और एक एक अनुच्छेद पर विचार करके ये सभा उस अनुवाद को स्वीकार करे और फिर उसी को मूल समझा जाए, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालकृष्ण शर्मा जी की जो बात रखी दी है उसके जवाब में कह रहे हैं। यानी अनुवाद समिति के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आज घोषणा कर दी है। यानी संविधान जो अंग्रेजी भाषा में जो तैयार किया जा रहा है उसका ट्रांसलेशन होगा और उसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, अनुवाद समिति, इसको ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आज कह रहे हैं। मैं इनकी बात को एक्चुअली पूरा रखना चाह रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इस बारे में मैं जो कुछ करना चाहता हूं वह यह है, सदस्यों को ज्ञात है कि हमारे पास कई अनुवाद तैयार है, हिंदी का अनुवाद है, उर्दू का अनुवाद है और हिंदुस्तानी का भी अनुवाद है। संविधान के मसौदे में ये तीनों अनुवाद तैयार है और मुझे विश्वास है कि सदस्यों को इसकी प्रतियां भी मिल चुकी होगी। अरे यार ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। वो कह रहे हैं कि साहब अंग्रेजी भाषा में जो संविधान लिखा जा रहा है उसका अनुवाद की हमने कॉपीज तैयार की है, हिंदी में है, उर्दू में है और हिंदुस्तानी में भी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां तक कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान सभा के सारे मेंबर्स को इसकी कॉपीज मिल गई होगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संदर्भ में एक लंबा सा अनुभव अपनी बात को रखा। अब देखिए थोड़ा आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है, हाईलाइट मैंने जानबूझकर किया ताकि ये बात छूटे नहीं। अब सेठ गोविंदास जी वापस कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सभापति जी आपने ये स्पष्ट कह दिया कि जिस समय हमारे संविधान को लाया जाएगा उस समय इसका मूल हमारी भाषा में होगा। मैंने उस समय आपसे इस बारे में प्रश्न भी किया था और आपने उसके उत्तर में भी ये कहा था कि जो संविधान हमारे सामने आएगा वो मूल रूप में हमारी भाषा में होगा। और अब आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान हमारे सामने ला रहे हैं वो तो अंग्रेजी में है। लो, सेठ गोविंदास जी कह रहे हैं कि साहब आपने हमसे कमिटमेंट किया था कि संविधान जो लाया जाएगा वो हमारी भाषा में लाया जाएगा, और डॉक्टर अंबेडकर जो अभी संविधान रखने जा रहे हैं वो तो अंग्रेजी भाषा में। ये सेठ गोविंदास जी प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से। आगे क्या कह रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जो आश्वासन दिया था कि मूल संविधान हमारी भाषा में लाया जाएगा और जब वो अंग्रेजी में आ रहा है तो फिर वो मूल जिसके लिए आपने आश्वासन दिया था वो किस समय किस भाषा में लाया जाएगा, आपका आश्वासन का क्या हुआ, तेरे वादों का क्या हुआ, ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं। आपने वादा किया था हमसे कि हमारी भाषा में संविधान लाया जाएगा।
डॉक्टर अम्बेडकर अब कुछ समय बाद में इसको एक एक करके रखने वाले हैं, वो तो अंग्रेजी भाषा में है, तो तेरे वादों का क्या। चलिए, घनश्याम जी गुप्ता भी आ रहे हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा देखिएगा। वो मध्य प्रांत और बिहार से हैं। वो क्या कह रहे हैं, सभापति जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह अंग्रेजी में एक एक आर्टिकल को अमेंडमेंट करके अंतिम रूप लिया जाएगा, तो जब ये संविधान सभा अपने किसी आर्टिकल के मुताबिक राष्ट्रभाषा निश्चित कर लेगी, तो क्या उस भाषा में भी साथ साथ एक आर्टिकल लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। कुल मिलाकर भाषा को लेकर अब जबरदस्त चर्चा हो रही है संविधान सभा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चिंता मत करो, एक एक अनुच्छेद हमारी राष्ट्रभाषा में भी रखा जाएगा। राष्ट्रभाषा कौन सी है वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वादा किया जा रहा है कि एक एक अनुच्छेद हम राष्ट्रभाषा में भी रखेंगे। इसके बाद में बालकृष्ण शर्मा जी वापस आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाईलाइट कर रखा है। श्रीमान जी मैं केवल ये सुझाव रखना चाहता हूं कि संविधान के एक एक खंड पर विचार करने के पूर्व क्या ये उपयुक्त नहीं होगा कि आप कृपा करके राष्ट्रभाषा के प्रश्न को लेने की हमको आज्ञा दे दें। क्या बात कही है। वो कह रहे हैं कि साहब हम एक एक अनुच्छेद को लेने जा रहे हैं संविधान के, तो आप पहले राष्ट्रभाषा वाला प्रश्न पहले कर लो ना क्लियर। आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 343, 344, 345 जो है वो भाषाओं के संदर्भ में आज का अनुच्छेद कह रहा हूं। तो बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं कि जब आप खुद कह रहे हो कि हम रख देंगे, राष्ट्रभाषा में रख देंगे, तो पहले तो राष्ट्रभाषा कौन सी होगी ये तय कर लो, इससे संबंधित अनुच्छेद जो पहले रख दो, फिर आप अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 रख देना। ऐसा कौन कह रहे हैं, बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं। बड़े गजब के प्रश्न है, तो आप इसको भी थोड़ा सा देखिएगा। अब अध्यक्ष महोदय इसका जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिन कारणों के आधार पर आप भाषा के प्रश्न को पहले लेना चाहते हैं, उन्हीं आधारों पर मैं इसे बाद में विचार करने के लिए हटाना चाहता हूं। आपने ये तर्क उपस्थित किया कि आपस में मतभेद है। वाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कह रहे हैं कि भैया आप राष्ट्रभाषा के प्रश्नों को पहले लेने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत मतभेद है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि पहले इसका निपटारा कर दिया जाए, फिर हम एक एक अनुच्छेद के ऊपर चर्चा करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि मतभेद बहुत ज्यादा है, इसलिए बाद में लेंगे इसको, पहले जिन जिन बातों पर सहमति है पहले उनको ले लेते हैं। यानी संविधान सभा में बड़ा गजब का तर्क वितर्क हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गजब के विद्वान पुरुष थे, आप जानते हैं विधि के बड़े जानकार थे, वो अंग्रेजी भाषा के बहुत जानकार थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाने के पीछे भी मंशा यही थी। बड़ा गजब की बात कह रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रभाषा का प्रश्न को लेकर बहुत मतभेद है, इसलिए पहले इसका समाधान करो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं मैं आप ही के तर्क को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं भी ये कह रहा हूं मतभेद बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बाद में लेंगे। तो इस तरह के तर्क वितर्क चल रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लास्ट पे क्या कह रहे हैं, आरंभ में ही ये बात ठीक नहीं है कि यहाँ पर कटुता का वातावरण उत्पन्न हो जाए। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अगर हमने चर्चा शुरू कर दी, क्योंकि भारत के संविधान के एक एक अनुच्छेद को हम लोग रखने जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनुच्छेद को रखेंगे और पहले राष्ट्रभाषा का प्रश्न लेकर आ गया तो कटुता का वातावरण तैयार हो जाएगा। ऐसा मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान सभा में किस तरह से बहस को आगे बढ़ाया जा रहा है। धुलेकर साहब आ रहे हैं, संयुक्त प्रांत वाले धुलेकर साहब, आरवी धुलेकर साहब, आप लोग जानते हैं वो भी बड़े एक्टिव मेंबर्स थे और बड़े आक्रामक, बड़े एग्रेसिव टाइप के व्यक्ति रहे, और उन्होंने कहा था, क्या कहा था, जो हिंदी नहीं जानता है संविधान के निर्माण का कोई अधिकार नहीं है, बेहतर है कि इस सभा से बाहर चला जाए। आरवी धुलेकर साहब आ गए संयुक्त प्रांत से। सभापति जी, जो प्रश्न मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं वह यह है कि पहले दिन इस प्रश्न पर जब मैंने हिंदी में व्याख्यान दिया था, तो उस समय जो मैंने अपना संशोधन पेश किया था उसमें मैंने लिखा था कि हमारी राष्ट्रभाषा में ही इस संविधान का निर्माण होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का जो विधान बनेगा, जो संविधान बनेगा, वह उसका तजुर्बा समझा जाना चाहिए, यानी अनुवाद समझा जाना चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा में संविधान बनाओ, अंग्रेजी भाषा में तो उसका अनुवाद करो। धुलेकर साहब कह रहे हैं कर रहे हैं आप उल्टा, अंग्रेजी भाषा में संविधान बना रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं आप दूसरी भाषा में। धुलेकर साहब कह रहे हैं मैंने पहले दिन ही कहा था
कि हमारी राष्ट्रभाषा में संविधान बनाओ और उसका ट्रांसलेशन किसमें करो, अंग्रेजी भाषा में करो। धुलेकर साहब कह रहे मैंने पहले दिन 9 दिसंबर 1946 को ये कह दिया था। याद आया कुछ? जो पहले सत्रों में जुड़े थे उनको मेरी बात शायद याद रही होगी। क्यों खानदान जी, चारण साहब, याद आया कुछ बातें? चलिए, तो धुलेकर साहब ने इस प्रकार की बड़ी जबरदस्त बात कही और देखिए मैंने फिर इनको हाईलाइट किया। क्या कह रहे हैं वो अपने अंतिम सेंटेंस के रूप में? अंग्रेजी भाषा से ट्रांसलेशन वाला, जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया हुआ संविधान अपनाना ये हमारे लिए अपमानजनक बात होगी। किसी राष्ट्र ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। धुलेकर साहब विराट कोहली की तरह आगे बढ़ बढ़कर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कह रहे हैं साहब अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया संविधान को अपनाना अपमानजनक स्थिति होगी। और वो फिर कह रहे हैं कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने राष्ट्रभाषा में अपना संविधान नहीं बनाया है। आरवी धुलेकर साहब, समझ में आ रहा है आपको बातें? चलिए आगे वो क्या कह रहे हैं? मैं ये अवश्य मानता हूं कि यहाँ सदस्य अंग्रेजी में ही इस पर बहस करेंगे और मैं भी अंग्रेजी में बहस करूंगा और करना चाहता हूं और उसके बाद हिंदी में करूंगा। मैं इस बात को आपसे कह देना चाहता हूं कि मैं एक प्रस्ताव आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जब ये बहस खत्म हो जाए और अंग्रेजी में जो संविधान पास हो जाए वह राष्ट्रभाषा का ट्रांसलेशन माना जाए। वाह! धुलेकर साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में संविधान पास करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस संविधान को आप ट्रांसलेशन वाला संविधान मानना, क्योंकि हमारा संविधान तो हमारी राष्ट्रभाषा में बनेगा। ऐसा धुलेकर साहब कह रहे। मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, ऐसा आरवी धुलेकर साहब कह रहे। दोस्तों मैंने कई बार इस मंच से कहा है, भाषा को लेकर संविधान सभा में बड़े जबरदस्त विवाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसी की ओर कह रहे हैं कि भाई साहब स्टार्टिंग में हम इस मुद्दे को नहीं लेना चाहते। आप एक मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जो खासकर जो मेरे नए मित्र हैं वो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सर स्टार्टिंग कैसे? आप खुद तो कह रहे हैं कि संविधान सभा का ये 7वां अधिवेशन है, तो 6 सत्र फिर कोई मतलब ही नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टार्टिंग का मेरा मतलब क्या है। स्टार्टिंग का मेरा मतलब है कि इस सत्र से क्या शुरू होगा? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पर बहस शुरू होगी। यानी प्रारूप जो तैयार किया सर बी एन राव ने, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हो गया 5वें सत्र में। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की बैठक हुई, 30 अगस्त 1947 को। आज है 4 नवंबर 1948, यानी लगभग 15 महीने तक प्रारूप समिति ने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया। अब विचार कर लिया, अब एक एक अनुच्छेद रखा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कह रहे हैं यार शुरुआत में मत कराओ, मतभेद हो जाएंगे तो हमारा काम अधूरा हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं शुरुआत में करो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस प्रकार की बातें रखी जा रही है। डॉक्टर सुरेश चंद्र मजुमदार आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो भी इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। कौन सी? भाषा को लेकर। श्रीमान जी अनुवाद के संदर्भ में आपकी जो आज्ञा प्राप्त हुई है और कुछ भाषाओं में पूरा अनुवाद हो भी गया है और इस बारे में मुझे कोई आपत्ति करता है, किंतु संविधान निर्माण के कार्य में यह आवश्यक है हमारे देश की जनता उसे समझ सके। वाह! मजुमदार साहब कह रहे हैं कि साहब आपने ट्रांसलेशन करवाया अलग अलग भाषाओं में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की जनता को अगर आप भारत का संविधान समझाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे हमारी खुद की भाषा में तैयार करवाओ, ऐसा मजुमदार साहब कह रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो संविधान है, हाँ अपनी स्लाइड कितनी बची है? 60 बची है, तो अगले 15 मिनट में फीडबैक वाला क्वेश्चन डालिएगा। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि भी भाषा को लेकर जो विवाद है, कोई कह रहा है कि साहब पहले कर दो, कोई कह रहा है कि अंग्रेजी में कर दो, इसको लेकर बड़ा विवाद है। तो मजुमदार साहब भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं साहब राष्ट्रभाषा में या हमारे जो भी भाषा उसमें पहले संविधान तैयार करो, ट्रांसलेशन भले आप अंग्रेजी भाषा में करवा दो। मजुमदार साहब आगे क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा, मैंने इसको हाईलाइट किया है। यदि आप अपने अनुवाद की योग्यता, आप अपने अनुवाद की योजना में हिंदी और उर्दू के साथ साथ भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं को भी शामिल कर ले तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संविधान को समझना सुगम हो जाएगा। बड़े गजब की बात कही। हम सब ये मानते हैं कि भारत का संविधान
कि जो भाषा है थोड़ी सी कठिन है, जटिल है, इसलिए कई बार इसे वकीलों का स्वर कह देते हैं। एलिट क्लास का डॉक्यूमेंट इसी वजह से बन गया है। तो आसान भाषा में संविधान होना चाहिए, सरल भाषा में संविधान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, लोगों की भाषा में संविधान होना चाहिए। सुरेश मजूमदार साहब जो बात कह रहे हैं, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। और अब तो जो चर्चा की है उसमें पहली बार इस प्रकार का पुट नजर आ रहा है। कौन सा? कि साहब हिंदी में बनाओ संविधान, हिंदुस्तानी में बनाओ संविधान, उर्दू में बनाओ संविधान, लेकिन साहब भारत की जनता जिन भाषाओं को जानती है उन सारी भाषाओं में आप संविधान बनाओ। क्या गजब की बात कही है। आज आप लोग जानते हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कितनी सारी 22 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी, इतनी सारी 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। सुरेश मजूमदार उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका जरा सेंटेंस सुनिएगा पूरा। इसलिए यदि आप अपनी अनुवाद की योजना में हिंदी और उर्दू के साथ साथ भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं को भी शामिल कर ले तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संविधान को समझना सुगम हो जाएगा। वाह मजूमदार साहब, वाह, क्या गजब की बात कही। उत्तराखंड के रहने वाले हमारे मित्रों को उत्तराखंड की भाषा में संविधान मिल जाए, राजस्थानियों को राजस्थानी भाषा में संविधान मिल जाए, गुजरातियों को गुजराती भाषा में संविधान मिल जाए, जो जिसकी भाषा जानता है उनकी भाषा में संविधान होना चाहिए। सुरेश मजूमदार साहब ऐसा कह रहे हैं ताकि संविधान सुगमता से, सरलता से, आसानी से लोगों को समझ में आ सके। गजब की बात कही, मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण बात। आगे वो क्या कह रहे हैं, हाईलाइट किया मैंने। हिंदी भाषा के प्रति मेरा अनादर का भाव नहीं है और अंग्रेजी भाषा से मुझे विशेष प्रेम नहीं है। वो कह रहे हैं हिंदी के प्रति मेरा कोई अनादर का भाव नहीं है और अंग्रेजी से मेरा कोई विशेष प्रेम नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं सभी भाषाओं में, जो प्रमुख भाषाएं हैं देश की, जिन भाषाओं का प्रयोग हमारे देश की जनता करती है, उन भाषाओं में आप लाइए कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसा मजूमदार साहब कहना चाहते हैं। फिर वो आके अपनी एक प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपनी अनुवाद योजना में कम से कम भारत की प्रमुख भाषाओं को तो कृपा करके शामिल कर लें। आप हिंदी में करवा रहे हैं ट्रांसलेशन, आप उर्दू में करवा रहे हैं ट्रांसलेशन, आप हिंदुस्तानी में करवा रहे हैं ट्रांसलेशन। मेरा तो निवेदन ये है कि आप भारत की सभी भाषाओं में जो प्रमुख भाषा है उन सब में ट्रांसलेशन करवा लीजिए। क्या गजब की बात कही, क्या संविधान सभा के लोग थे, क्या उनका विजन था, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी। सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन कर लिया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से आग्रह कर रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। अब हृदयनाथ जी कुंजरू साहब भी एक मेंबर है, बड़े एक्टिव मेंबर है, वो भी कुछ कह रहे हैं। ये सब अध्यक्ष पर निर्भर है कि वह इस शब्द की कैसे व्याख्या करें, ऐसा कुछ बात वो कहना चाह रहे हैं। एक सेकेंड, डॉक्टर अंबेडकर साहब का उद्बोधन आने वाला है, इसको हम देखने वाले हैं यहाँ। हाँ, भारत के लोगों की बात आने लग गई है भाई, इसको देखना बहुत जरूरी है, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। अलगू राय शास्त्री जी का उद्बोधन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि आजकल भारत और इंडिया को लेकर एक बहस है कि भाई भारत शब्द का प्रयोग होना चाहिए या इंडिया शब्द का प्रयोग होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी राह या दिखाई देगी। कुछ सदस्यों के विचारों को हम जान लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। अलगू राय शास्त्री संविधान सभा के एक मेंबर है, क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे स्मरण है अधिवेशन में आपने ये घोषणा की थी कि जो संविधान यहाँ पर आएगा वो हिंदी भाषा में होगा और उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो सकता है। आज आपके वक्तव्य से हमें बड़ी निराशा हुई। जो बहस और वाद विवाद हम इस संविधान के संबंध में करने जा रहे हैं उसका वही ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा जो अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति ने तैयार किया। अनुवाद के रूप में हमारे सामने उसका हिंदी स्वरूप भी है। हिंदी स्वरूप हमारे सामने होते हुए मैं नहीं समझता कि हिंदी ही ड्राफ्ट पर क्यों ना उस पर विचार किया जाए। ऐसा हो सकता है कि हिंदी का जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया हम उसी की धाराओं को स्वीकार करें। वो कह रहे हैं कि जब आपने हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन कर रखा है तो यूं करो, एक काम करिए, हिंदी भाषा वाला ही ड्राफ्ट हमारे सामने रखिए, अंग्रेजी भाषा वाला क्यों रख रहे हैं। हिंदी भाषा में ड्राफ्ट रखिए, हम एक एक करके पारित कर लेंगे, ऐसा अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं। आगे क्या करें। हिंदी स्वरूप हमारे सामने होते हुए मैं नहीं समझता हूं कि हम हिंदी के ड्राफ्ट को पहले यहाँ क्यों ना रखें। ऐसा हो सकता है कि हिंदी का जो ड्राफ्ट हमारे सामने है हम उसी की धाराओं को स्वीकार करके चले और उसमें जहां तक कोई ट्रांसलेशन आ जाए तो वो अंग्रेजी भाषा का ड्राफ्ट जो डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में है
और जो स्वयं संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान है उससे हम देख लेंगे। हिंदी भाषा में जो ड्राफ्ट तैयार कर रखा है हम उसको देख लेते हैं, जो ट्रांसलेशन कर रखा है उसको देख लेते हैं, उसी को हमको पारित करना चाहिए। और जहां दिक्कत हुई तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के तो हाथ में अंग्रेजी का संविधान है ही, वहां हम अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर लेंगे, ऐसा अलगू राजी शास्त्री जी कहना चाह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जब यहाँ संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, आपको स्मरण होगा कि मैंने ये प्रार्थना की थी कि जो वाद विवाद इस भवन में हो वो ऐसी भाषा में होना चाहिए जो देश के निवासी समझ सके। वाह, अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं कि साहब मैंने तो संविधान सभा के पहले अधिवेशन में भी ये कहा था कि इस संविधान सभा में जो भी बहस हो वो हमारी भाषा में होनी चाहिए, देश की भाषा में होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो अलगू राय जी शास्त्री जी कह रहे हैं। आगे वो उदाहरण दे रहे हैं, कुछ उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये औपनिवेशिक शब्द, डोमिनियन शब्द भी बिल्कुल विदेशी है। वो कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ संविधान में इस प्रकार के शब्द रखने जा रहे हैं जो औपनिवेशिक विरासत है, ऐसा मत रखिए। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, मुझे मौलाना मोहम्मद अली साहब की एक उक्ति याद आती है। वो कहा करते थे कि डोमिनियन का शब्द अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए लागू हो सकता है, न्यूजीलैंड के लिए लागू हो सकता है, कनाडा के लिए लागू हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए लागू हो सकता है, ये शब्द दसियों लोगों पर लागू हो सकता है। वे उपनिवेश जहां विदेशी शासकों ने शासन किया वहां पर यह लागू हो सकता है। हिंदुस्तान में अब छावनियां नहीं है, उन लोगों को, उन देशों में जो छावनियां नहीं है, जो उपनिवेश नहीं है, वहां इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, ऐसा अलगू राय शास्त्री जी अपने उद्बोधन के माध्यम से कहना चाहते हैं। फिर वो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया जैसी शब्दावली पर आ रहे हैं अलगू राय शास्त्री जी। क्या कह रहे हैं, हम भारत के लोग से तात्पर्य केवल इन चंद आदमियों से नहीं है जो यहां पर बैठे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर शब्द की व्याख्या होने जा रही है। दोस्तों हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं और प्रस्तावना में पहले जो शब्द लिखे हुए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग शब्दों की जब हम व्याख्या करते हैं तब हम ये कहते हैं कि संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है। हम ऐसा कहते हैं संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया। ये कहां से बात स्पष्ट होती है, तो हम इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होती है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो कई बार स्टूडेंट्स हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर हम भारत के लोग तो संविधान सभा के वो मेंबर्स हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, इसे जनता कहां स्पष्ट होती है। तो अलगू राय शास्त्री जी क्या जवाब दे रहे हैं जरा देखिएगा, इसका बड़ा गजब का जवाब आपको मिलेगा। क्या कह रहे हैं, हम भारत के लोग से तात्पर्य केवल उन चंद लोगों से नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। क्या बात कही है, उन चंद लोगों से नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, तो फिर किन से, बल्कि भारत की मूक जनता से, जो चुपचाप जो जनता बैठी है वो है हम भारत के लोग। क्या गजब की व्याख्या की है अलगू राय शास्त्री जी ने। उससे है और जिसके की प्रतिनिधि होकर हम यहां पर काम कर रहे हैं। हम भारत के लोग शब्दों का तात्पर्य उस जनता से है जो चुपचाप बैठी है, या फिर उन लोगों से है जिनका प्रतिनिधित्व हम लोग यहां करने के लिए आए हैं। अर्थात हम भारत के लोग शब्दों का मतलब संविधान सभा में जो बैठे चंद लोग जो है वो नहीं है, ऐसा अलगू राय शास्त्री जी कहते हैं। कई बार मित्र लोग पूछते हैं कि सर हम भारत के लोग से मतलब आप जनता से कैसे लेकर आ गए। हम लोग लेकर नहीं आए, संविधान सभा के सदस्य खुद ऐसा कह रहे हैं और अलगू राय शास्त्री जी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए बड़े बड़े मजबूती के साथ इस बात को रख रहे हैं। आगे जरा देखिएगा, हम जो विधान यहां पर दे रहे हैं वो उसी भाषा में होना चाहिए जिससे कि हम समझते हैं। खेद की बात है कि हमारे बहुत से पुराने नेता लोग कहने लगे हैं कि भाषा का प्रश्न सुलझा नहीं है, अभी हमारी भाषा में सुधार नहीं हुआ है और अभी अंग्रेजी में ही रहना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, बहुत दुख है मुझे इस बात का कि हमारे बहुत सारे पुराने नेता ये कह रहे हैं कि अभी हमारा भाषा का स्तर सुधार नहीं है, इसलिए हमको अंग्रेजी पर निर्भर रहना पड़ेगा। अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार की बातें कभी कभी कही जाती है, मैं उन नेताओं का नाम यहां पर नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जब वह ये कहते हैं कि हमारी कोई भाषा नहीं है तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी भाषा एक समुन्नत भाषा है, हमारी भाषा एक संपन्न भाषा है जिसके अंदर अच्छे से अच्छी भावनाएं व्यक्त हो सकती है। इस भाषा की सुंदर शब्दावली है। हम अपनी भाषा को अपने प्राचीन ऋषियों से पाया है, हमने इन सब में अपना शब्दकोश पाया है, हमने अपनी भाषा को अपने प्राचीन साहित्य से पाया है जिसके अंदर महानता का उल्लेख किया गया है। रामायण लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, हमने
उसमें से सुंदर शब्द लेकर अपनी भाषा को बनाया है। इसलिए प्लीज ये मत कहिए कि हमारी भाषा में अभी कमी है, हमारी भाषा में अभी सुधार की जरूरत है, ये मत कीजिए। हमने इसी भाषा में रामायण लिखी है, हमने इसी भाषा में महाभारत लिखी है, हमने अपनी भाषाओं से ही, अपने पुराने साहित्य से ही अपने भाषा को समुन्नत किया है, समृद्धिशाली बनाया है। ऐसा अलगुराय शास्त्री जी बड़े जोश के साथ अपने उद्बोधन को दे रहे होते हैं कि अचानक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि अध्यक्ष है वो कुछ बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? माफ कीजिएगा, मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप किस बात पर बहस कर रहे हैं। आप किस बात पर बहस करना चाहते हैं? भाषा को लेकर बहस करना चाहते हैं, हिंदी को लेकर बहस करना चाहते हैं, हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसको लेकर बहस करना चाहते हैं? आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। तो अलगुराय शास्त्री जी उनका जवाब दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि संविधान का मूल रूप जिसके ऊपर हम यहां बहस करना है वो हिंदी भाषा में होना चाहिए, हिंदी भाषा में होना चाहिए। अलगुराय शास्त्री जी अपना जो उद्बोधन दे रहे हैं उसका सार बताते हुए कह रहे हैं मेरा खाली उद्देश्य इतना है। फिर वो कह रहे हैं मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनका जवाब दे रहे हैं, आप फिर वही बहस करने जा रहे हैं जिसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जब मैं कह चुका हूं कि भाषा का प्रश्न हम बाद में देखेंगे तो अभी आप इसको मत करिएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अलगुराय शास्त्री जी कह रहे हैं मैं इस समय संशोधन हिंदी में देने की बात कह रहा हूं, मैं और कुछ बात नहीं कह रहा हूं। इस प्रकार की बातें आपको दिखाई दे सकती है यहाँ पर। संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के विचार आप देख सकते हैं, किस तरह से वो बातें रख रहे हैं कि बात किस बात पर होनी चाहिए, किस भाषा में होनी चाहिए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक फैसला करते हैं। वो कहते हैं अब भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। क्या कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जरा देखिएगा। विधान के मसौदे का प्रस्ताव यानी संविधान का मसौदा संविधान सभा में रखा जा रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ने जो प्रारूप पर विचार करने के बाद में जो तैयार किया मसौदा वो अब रखने का काम होने जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद B.R. अम्बेडकर साहब को बुलाने जा रहे हैं। अध्यक्ष, मेरे विचार से अब हमें वाद विवाद प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं डॉक्टर अम्बेडकर से निवेदन करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को उपस्थित करें। टोटल 145 स्लाइड्स है, 120 पे आ गए। फीडबैक वाला सवाल आप दे दीजिएगा। फीडबैक वाला प्रश्न आ रहा है भाई, फीडबैक का जवाब आपको देना है, ध्यान रखिएगा। फीडबैक के प्रश्न का जो जवाब देगा, एक्चुअली में फीडबैक होता ही इसीलिए ताकि मालूम पड़े कि आप एक्टिवली कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका जब आपको जवाब देना है और जवाब सही देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह से आपकी अटेंडेंस है। और मैंने कहा कि 4 नवंबर 2023 से 8 जनवरी 2024 यानी 2 महीने और 5-6 दिन तक हम इसके ऊपर विचार करने वाले हैं। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन पर 36 दिन तक हमको मिलना है। तो 36 में से कम 24 हाजिरी होगी, यानी फीडबैक जो मिलेगा, सही आंसर जो मिलेगा, उन्हीं को हम सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल। और आपको लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस बार पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, यूनिवर्सिटी में वो लिस्ट भी जमा होगी साइन करके, सील लगाकर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और रोजाना की चर्चा हमारी मैक्सिमम 1.5 घंटे, आज पहला दिन था, थोड़ा 5-7 मिनट हम लेट भी स्टार्ट किए तो थोड़ा 1.5 से 2.25 घंटे हो सकता है, बाकी चर्चा हमारी 1.5 घंटे ही रहने वाली है। तो फीडबैक आपके सामने आने वाला है। आते ही मुझे अपना थम्स अप करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको फीडबैक का प्रश्न मिल गया। जवाब नहीं देना है, जवाब आपको यहाँ नहीं देना है, जवाब आपको फीडबैक में देना है। ऐसे नहीं यहीं पर मैसेज करना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे लोग मैसेज करें उनका जवाब माना नहीं जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको कुछ भी जवाब नहीं देना है, आपको जवाब अपने फीडबैक लिंक पर देना है, राइट। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बुलाया जा रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बंबई से आ रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब संविधान सभा में बंबई से सदस्य है, मालूम पड़ गया। क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मसविदा समिति लो कर लो बात। अब तक मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, 4 शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। अब शब्द आया मसविदा समिति। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक शब्द और क्या? मसविदा। मसविदा कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मसविदा समिति द्वारा तय किए गए संविधान के मसविदे को मैं सभा के समक्ष उपस्थित करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। यानी भारतीय संविधान पर अब एक एक करके विचार विमर्श होगा। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस संदर्भ में प्रस्ताव रख दिया है।
क्या कह रहे हैं? तारीख 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव करके मसविदा समिति को नियुक्त किया था। संविधान सभा के निर्णय अनुसार मसौदा समिति को यह भार दिया गया था कि सभा द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियां जैसे कि संघ शासन समिति, संघ विधान समिति, प्रांतीय विधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, कबायली क्षेत्रों के लिए नियुक्त समिति इत्यादि से विचार विमर्श करने के बाद में एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। संविधान सभा ने उक्त समिति को यह भी आदेश दिया था कि कतिपय विषय में वो भारत सरकार के 1935 के एक्ट में दिए गए प्रावधानों का ही अनुगमन करें। और एक गजब की बात आ रही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब खुलकर कह रहे हैं आज। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं साहब हमारी जब प्रारूप समिति का गठन किया गया तो हमको साफ कहा गया था, क्या कहा गया था कि कुछ मामलों में आप 1935 के अधिनियम का अनुगमन करें, फॉलो करें, 1935 के एक्ट को फॉलो करें। तो जो लोग भारत के संविधान की इस वजह से आलोचना करते हैं कि वह 1935 के अधिनियम का कट एंड पेस्ट है, प्रतिलिपि है, उन लोगों को जवाब हल्का सा मिल रहा है कि साहब जब प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसी समय हमारे मैंडेट में ये लिखा हुआ था कि कुछ मामलों में आपको 1935 के अधिनियम का अनुगमन करना है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कह रहे, मुझे आशा है कि सिवाय उन बातों का जिनका हवाला मैंने 21 फरवरी सन 1948 के अपने पत्र में दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि मसौदा समिति ने वहां मार्गांतर ग्रहण किया है और क्या उसने विकल्प सुझाए हैं, आप वही पाएंगे जैसा मसौदा समिति को आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि साहब हमारी मसौदा समिति जब गठित की गई तब हमें कुछ आदेश दिए गए थे, हमने उनको फॉलो किया है। लेकिन मैंने एक आपको लेटर लिखा था, डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैंने आपको एक लेटर लिखकर बताया था कि कहां किन किन मामलों में हम 1935 के अधिनियम की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उन मामलों को छोड़कर बाकी हमने वही किया जैसा आपने हमको कहा था। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपनी बात को शुरुआत में रखते हुए कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, वो ये भी बता रहा है कि किस तरह से हमने काम किया। वो कह रहे हैं आज 8 महीनों से, देखिए आज 8 महीनों से संविधान का प्रस्तुत मसौदा देश के सामने है। इस दीर्घ काल में मेरे मित्र, आलोचक एवं विरोधी सभी को इसमें दिए गए प्रावधानों के प्रति अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए काफी, बल्कि काफी से ज्यादा समय दिया गया। वाह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ये कह रहे हैं मेरे मित्रों को, आलोचकों को, मेरे विरोधियों को, सबको इस संविधान का प्रारूप हमने भेजा और अवधि ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अवधि तक हमने विचार विमर्श करने का टाइम दिया। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब खुद कह रहे हैं। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि बहुत सी आलोचना का कारण यह है कि वे अनुच्छेदों को पर्याप्त रूप से समझ नहीं पाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पहले से कह रहे हैं कि बहुत सारी आलोचना तो इसके लिए की जा रही है क्योंकि वे अनुच्छेदों को समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब 4 नवंबर 1948 को यह बात कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, और उसके अर्थ के संदर्भ में उनको गलतफहमी हुई है, या तो अर्थ समझ नहीं पाए या अर्थ के संदर्भ में गलतफहमी हुई है, इस वजह से कुछ इसकी आलोचना हुई है। उत्तर तो देना ही होगा, हम देंगे उत्तर, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। उक्त दोनों कारणों से यह आवश्यक है कि इस पर विचार करने का प्रस्ताव रखते हुए मैं संविधान की मुख्य विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा रख रहे हैं और मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। ऐसा करने से पहले मैं चाहता हूं कि संविधान सभा द्वारा नियुक्त तीनों समितियों को, चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों की समिति को, संघ और उसके विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक आर्थिक संबंध निर्धारित करने वाली नियुक्त विशेषज्ञ समिति एवं कबायली क्षेत्रों वाली समिति सभा के समक्ष उपस्थित करूं। वो कह रहे हैं मैं 3 समितियों की रिपोर्ट भी आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं जिसने मुझे मसौदा तैयार करने में मदद की। फिर कहते हैं अब मैं मुख्य प्रश्न की ओर आना चाहता हूं। अगर आप इस संविधान को एक प्रति संविधान संबंधी कानून के किसी विद्यार्थी को दें तो अवश्य ही वह 2 बातें पूछेगा। अरे वाह, डॉक्टर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि जब मैं चर्चा प्रारंभ करना चाह रहा हूं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कॉपी हमने जो तैयार की है, अगर आप लॉ के एक विद्यार्थी को देंगे तो लॉ के विद्यार्थी 2 प्रश्न आपसे पूछेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। पहली बात यह है कि इस संविधान में किस प्रकार की सरकार की कल्पना की गई, वो पहला प्रश्न आपसे जरूर पूछेंगे। और दूसरी बात वो ये जरूर पूछेगा कि संविधान का स्वरूप क्या होगा, सरकार की कैसी होगी और संविधान का स्वरूप कैसा होगा, ये प्रश्न वो जरूर पूछेगा। क्योंकि
यही दो गंभीर विषय है जिसके संदर्भ में प्रत्येक संविधान को सोचना पड़ता है और निर्णय देना पड़ता है। मैं पहले प्रश्न को लेता हूं, सरकार कैसी होगी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आज बोलने जा रहे हैं। सरकार का स्वरूप कैसा होगा? आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बोलने जा रहे हैं। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जितने उद्बोधन हुए, उसमें जो बड़ा उद्बोधन है वो 4 नवंबर 1948 का है। बड़ा उद्बोधन संविधान का भावी जो स्वरूप आने वाला है, जो मसौदा आने वाला है, उससे पहले संविधान किस तरह का है, किस तरह की परिस्थिति में हमने इस मसौदे को बनाया, उस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आज बोलने जा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनी, 30 अगस्त को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को कहाँ मौका मिला बोलने का? फिर सीधा अधिवेशन हुआ 27 जनवरी 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, ज्यादा नहीं बोले। अब जो आना है वक्त वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का है और यहाँ से वो बोलना शुरू होते हैं अपना भाषण। देखिएगा किस तरह से। इस मसौदे में भारतीय संघ के प्रमुख के रूप में एक अधिकारी रखा गया जो भारतीय संघ का प्रधान यानी राष्ट्रपति कहलाएगा। वो कह रहे हैं कि इस संविधान के द्वारा हम राष्ट्रपति जैसे पद को लेके आ रहे हैं। इस अधिकारी की इस उपाधि से अमेरिका के प्रेसिडेंट की तुलना की जा सकती है, किंतु इस नाम सदस्य के अलावा अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में कोई संबंध नहीं है। वो कह रहे नाम में सादृश्यता है, वहां पर भी प्रेसिडेंट कहा जाता है, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट कहा जाता है, बाकी इसमें कोई समानता नहीं है। फिर वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका की सरकार का जो स्वरूप है वो अध्यक्षात्मक है और वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की शासन पद्धति कहा जाता है उसको। इस मसौदे में जो शासन पद्धति प्रस्तावित की गई वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है। वाह! आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है। जानते हैं? आज देखिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब खुद क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब अमेरिका में भी राष्ट्रपति हेड है, भारत में भी राष्ट्रपति हेड है। वो कह रहे हैं कि साहब अमेरिका और भारत में एक ही समानता है कि दोनों के हेड का नाम राष्ट्रपति है, बाकी कुछ भी समानता नहीं है। वो कह रहे हैं साहब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है एंड वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। देख लीजिए, शासन संबंधी इन दोनों प्रणालियों में मौलिक अंतर है। अमेरिका की प्रेसिडेंशियल पद्धति में प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का प्रधान होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब अपने उद्बोधन की शुरुआत में कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इसी प्रकार भारतीय संघ के प्रेसिडेंट के अधीन शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मंत्री होंगे। यहाँ इन दोनों प्रणालियों में एक मौलिक अंतर और भी है। अमेरिका के प्रधान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी मंत्री की राय को माने। वाह, क्या गजब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब अमेरिका में जो सिस्टम है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वहां की मंत्री परिषद की राय मानना जरूरी नहीं है, लेकिन भारत में जो सिस्टम है उसमें भारत के राष्ट्रपति को मंत्री की राय मानना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं अमेरिका की प्रेसिडेंशियल प्रणाली इस आधार पर निर्मित है कि यहाँ जो एग्जीक्यूटिव वर्ग है और विधानमंडल में उसमें पार्थक्य है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है कार्यपालिका और संसद, वहां की जो कांग्रेस है व्यवस्थापिका, उन दोनों में एकदम सेपरेशन है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। आप ये भी जानते हैं कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब इसी का संकेत कर रहे हैं अपने उद्बोधन में। बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भारतीय संघ के मिनिस्टर पार्लियामेंट अर्थात विधानमंडल के सदस्य, जो मैंने अभी आपको कहा, यहां तो केवल विधानमंडल के सदस्य ही मंत्री हो सकते हैं। आगे अम्बेडकर कह रहे हैं अमेरिका में मंत्री बनने के लिए आपको अमेरिकी कांग्रेस का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू बी मिनिस्टर इन द इंडिया देन यू शुड बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यही तो क्लियर हो रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो उद्बोधन है वो बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि भारत का सिस्टम कैसा होगा। अब भारत फेडरल है या भारत यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, यूनियन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, संघात्मक व्यवस्था है या एकात्मक शासन व्यवस्था है भारत में, इसका भी क्लियरिफिकेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, अब तक इतिहास में संविधान के दो स्वरूप आए, एक एकात्मक, दूसरा संघात्मक। भारत में क्या है? एकात्मक है, संघात्मक है। और संघात्मक है तो लिखा हुआ कहां है? वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन, बट इट शुड बी वेरी क्लियर दैट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज नो क्लियर कट मेंशन ए वर्ड फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये कहीं पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है कि भारत में संघात्मक ढांचा है।
डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं एकात्मक संविधान में दो मुख्य विशेषता होती है। फिर एकात्मक की विशेषता क्या है, संघात्मक की विशेषता क्या है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और भारत किस प्रकार से संघात्मक है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था शब्द जैसा नहीं लिखा, फिर भी संघात्मक कैसे है, इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यहां उल्लेख करना चाहते हैं। किस प्रकार से रियासतों को अधिकार दिए गए, किस तरह से रियासतों के अधिकार होंगे, उसका भी उल्लेख डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कर रहे हैं। और एक एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन से विषय राज्यों को दिए जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं अमेरिका का, और फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कैसे होती है, मंत्रिपरिषद कैसे काम करती है, उसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के विचार यहाँ आप देख सकते हैं। और बड़ा लंबा चौड़ा इनका यहाँ पर उद्बोधन है। और बिल्कुल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के संविधानों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के पंचायत राज संस्थाओं के संदर्भ में जो विचार है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अभी आप थोड़ी देर में उनको भी देखेंगे और इनके जो विचार हैं उन विचारों को लेकर बहुत सारी बहस भी देखने को मिलती है। एक आपने पीडीएफ और डाली नहीं, जल्दी से करिए, उसको जोड़िए। एक कम है, इसमें स्लाइड कम दिख रही है, जल्दी जोड़िए, जल्दी जोड़िए, नहीं तो मुझे किताब का सहारा लेना पड़ेगा। किताब मैं पास में रख रहा हूँ। टेक्निकल टीम हालांकि अपना काम बहुत बखूबी करती है। अरे भाई आप कहाँ, देवराज जी भेजिए, पूरी तो की नहीं आपने, कुछ पेज रह गए, 2-4 पेज रख दिया आपने अंतिम समय में। हाँ मेरे मोबाइल में देखिए, देवराज जी से बात करिए। ऐसे तो मैं देख ही रहा हूँ, ऐसे थोड़ी छोड़ने वाले हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको। आज 9:15 बजा के ही जाएंगे। ये लीजिए, हाँ करिए करिए, आप तो अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अच्छा पता, कभी कभी मैं एक बात करता हूँ कि भारत के संविधान के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है, कोई अमेरिका से ले लिया, कुछ हमने फ्रांस से ले लिया, ऐसा हम लोग अक्सर कहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर आज इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर खुद ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान के बारे में लोग ये कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर खुद इसको यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसका जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हमने कुछ बातों को जरूर लिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने सारी बातें दुनिया के देशों से ही ली है। हमने अपने आप भी ध्यान रखा, भारत की परिस्थितियों का भी ध्यान रखा। उनको कहिएगा कि पेज नंबर 77 से नहीं है, 73 तक है ना। हाँ तो अभी 10-12 पेज बाकी है भाई, ऐसे थोड़ी है। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए, ये कैसे पेजेस छूट गए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये ग्राम पंचायतों के संदर्भ में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ग्राम पंचायतों के बारे में क्या कहा 4 नवंबर को, ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में भ्रांतियां जो है वो भी दूर होती है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि 4 नवंबर 1948 के अपने इस उद्बोधन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ग्राम पंचायतों का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ग्राम पंचायतें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका कारण बता रहे हैं। उस कारण को भी जरा देखिएगा। अभी टीम अपना काम कर रही है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, जरा देखिएगा। हमारी ग्राम पंचायतों ने देश के इतिहास में एक बड़ा खतरनाक काम किया है। इसे जानते हुए हमें उनके लिए आखिर क्या गर्व हो सकता है। ये बात सच हो सकती है कि भयंकर उथल फुथल के होते हुए भी ये जीवित रह गई, किंतु केवल जीवित रहने का क्या मूल्य है। प्रश्न तो ये है कि किस स्तर पर ये जीवित रही है। निश्चय ही बड़े निम्न और स्वार्थपूर्वक स्तर पर ये जीवित रही है। मेरा ये मत है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, मेरा ये मत है कि ये ग्राम पंचायतें भारत की बर्बादी का कारण रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ये कह रहे हैं, मेरा ये मत है कि ये ग्राम पंचायतें ही भारत की बर्बादी का कारण रही। ग्राम पंचायतें ही भारत की बर्बादी का कारण रही। क्यों, आगे जरा देखिए। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग प्रांतीयता की, सांप्रदायिकता की निंदा करते हैं, वही ग्रामों की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे ग्राम है क्या? ये कूप मंडूकता